नेहा सेठ, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि ये दायित्वों का निर्वहन करने के लिए इन्हें चुना गया है। ये सभी नवचयनित शोधार्थी हैं जिन्हें विकास कार्यों के लिए चुना गया है। समर्थ शर्मा और इसी क्रम में पंकज वर्मा भी आ जाएं। अभी आप यहीं पर रुक जाएं प्लीज। समर्थ शर्मा को बहुत बहुत बधाई। पंकज वर्मा नवचयनित शोधार्थी, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद आप सबको चुना गया है। उपकारी नाथ त्रिपाठी जी, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ, ये सभी एक समृद्ध और समर्थ भारत की आधारशिला के तहत अपना कार्य करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आप सभी को। अंत्योदय से अर्थव्यवस्था तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडस्ट्री तक, कामगार से किसान तक, सुरक्षा से शिक्षा तक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में नया उत्तर प्रदेश नव निर्माण की स्वर्णिम पटकथा लिख रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ आप सबकी शुभकामना रूपी तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि आज के इस शुभ मौके पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम में आज के समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठतम सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश शासन के वित्त और संसदीय कार्य के मंत्री माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अवस्थापना व औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री अरविंद कुमार जी, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी और इस कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक, नियोजन विभाग के सचिव श्री आलोक कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक जनपदों से जुड़े हुए खंड विकास अधिकारीगण, 100 चयनित मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के शोधार्थीगण, उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और अपर मुख्य तथा प्रमुख सचिवगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उनके विजन को जमीनी धरातल पर लागू करने की दिशा से 100 सीएम फेलो को हम लोग आज यहां पर एक प्रकार का नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं, जिन्हें 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में जाकर के वहां की टीम के साथ मिलकर के नियोजन विभाग के डैशबोर्ड के साथ अपने आप को जोड़ करके प्रतिदिन की गतिविधि को अपलोड करना और वहां की प्रतिदिन की विकास की यात्रा के साथ सहभागी बनना है। मैं सबसे पहले इस आयोजन पर आप सबका ट्रेनिंग का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन ये उत्तर प्रदेश के लिए ग्रामीण विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है।
24 से 25 करोड़ की आबादी देश की अकेले उत्तर प्रदेश में रहती है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। 1 लाख से अधिक हमारे पास राजस्व गांव है, 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, 75 जनपद हैं, 826 विकास खंड हैं। इन सभी को अगर ध्यान में रखेंगे तो देश के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला कोई राज्य है जिसकी आज भी 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और वहां की अर्थव्यवस्था का आधार वहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही है। वहां पर उन 100 आकांक्षात्मक जनपदों को चयन करके जो विकास की प्रक्रिया में पीछे छूट गए थे, उन्हें सामान्य जनपदों की सामान्य विकास खंडों की तर्ज पर विकसित करने के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया है, उसके लिए 100 सीएम फेलोज को आज हम वहां पर तैनाती दे रहे हैं, जो वहां पर अगले कुछ वर्षों के अंदर अपना परिणाम देंगे और अपने कार्यक्रमों के साथ प्रदेश सरकार की विकास की यात्रा में सहभागी बनेंगे। हम सब जानते हैं 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग को आदेश दिया था कि देश के अंदर जो 600 जनपद हैं, इनमें से कितने ऐसे जनपद हैं जो आज भी आकांक्षात्मक हैं। उन आकांक्षात्मक जनपदों के लिए कुछ पैरामीटर तय किए गए थे। शिक्षा है, स्वास्थ्य और पोषण है, कृषि और जल संसाधन है, स्किल डेवलपमेंट का है, वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन का है। 6 अलग अलग क्षेत्र में 75 इंडिकेटर के साथ उस समय नीति आयोग ने एक व्यवस्था बनाई थी कि इन 112 जनपद ऐसे चयनित हुए थे पूरे देश के अंदर जिन जनपदों को विकास की आवश्यकता थी, सपोर्ट की आवश्यकता थी, सहयोग की आवश्यकता थी, जिससे वो सामान्य जनपदों की श्रेणी में आ सके। और उन 112 में से 8 जनपद उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जब 8 जनपदों को सामान्य जनपदों की तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने की बात सामने आई थी, नीति आयोग की टीम यहां आई थी, मेरे साथ बैठी थी। प्रारंभ में मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था क्या है ये सब, लेकिन हमने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद जब कार्य प्रारंभ हुआ तो कार्य प्रारंभ होने के बाद अब आश्चर्य करेंगे कि हमने कुछ चीजें तय की। मैं अपने उस समय मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों के साथ बैठा, सरकार के सभी अधिकारियों के साथ बैठा और हमने कहा सबसे पहली शर्त तो होनी चाहिए कि वहां पे पूरा मैन पावर हो, वहां पे अधिकारियों की कमी न हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि विभाग में, जल संसाधन विभाग में, स्किल डेवलपमेंट के लिए वहां पर कुछ कार्यक्रम हम चलाएं। अन्य क्षेत्रों में भी जो हमारे वित्तीय समावेशन के लिए बैंकर्स के साथ हमारी बैठकें होती थी, नियमित बैठकें होती थी, मैं स्वयं उसकी समीक्षा करता था और मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि जब इसके परिणाम आने प्रारंभ हुए, यद्यपि हमने वहां पे कोई सीएम फेलो नहीं तैनात किया था, कम जनपद थे, 8 जनपद यूपी के थे, लेकिन हमारी टीम ने, प्रशासनिक टीम ने बहुत अच्छा काम किया। और उसका परिणाम क्या आया कि देश के अंदर जिन 10 जनपदों ने सबसे अच्छा काम किया, उन 10 जनपदों में से पहले 5 जनपद उत्तर प्रदेश के थे और टॉप 20 में उत्तर प्रदेश के सभी 8 के 8 जनपद थे। यानी नियमित मॉनिटरिंग और शासन के द्वारा कोई अतिरिक्त पैसा नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री जी की शर्त थी कि कोई पैसा अतिरिक्त नहीं देना है, कन्वर्जन के माध्यम से सारे कार्य होने हैं।
और परिणाम हम सबके सामने, और ये रिजल्ट ये बताता है कि समस्या पैसा नहीं है, समस्या उसके नियोजन की और उचित समीक्षा और उसकी उचित मॉनिटरिंग की है। और जैसे ये कार्य प्रारंभ हुआ, परिणाम सामने आता हुआ दिखाई देने लग गया। और इसीलिए हम सब ने उसी से प्रेरणा प्राप्त करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में ऐसे जो 826 विकास खंड हैं, उन विकास खंडों में भी 100 ऐसे चयन किए जो इन सभी पैरामीटर्स में पीछे छूट गए। उनको विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के साथ साथ सामान्य जनपदों की तर्ज पर हम आगे विकसित कर सके। इस पर कार्य प्रारंभ करने के लिए हम लोगों ने नियोजन विभाग में डैशबोर्ड बनाया, चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की, और मुझे सबसे अच्छी प्रसन्नता इस बात की है कि 26,000 से अधिक लोगों ने इसके लिए आवेदन किया। चयन होने थे 100, और यह भी हर व्यक्ति जानता था कि जो चयन होना है, उन्होंने एक शोधार्थी के रूप में काम करना है, इंडिपेंडेंट नहीं, वहां ब्लॉक की टीम के साथ में एक समन्वय, टीम वर्क दिखना चाहिए। उस टीम वर्क के साथ उनको कार्य करना है, और वहां पे शासन उनको इस दौरान एक निश्चित मानदेय देगी, लेकिन उनको अपने हर एक गतिविधि को प्रतिदिन अपडेट करना पड़ेगा। कहां का विजिट किया, वहां के परिणाम क्या है। ये इस देश से जो 100 सीएम फेलो चयनित हुए हैं, विगत कुछ दिनों से इनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम यहां पर ग्रामीण संस्थान में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास संस्थान में इनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम संपन्न हुए, और संपन्न होने के बाद आज उन्हें टैबलेट वितरण का कार्यक्रम के साथ ही उसके लिए नियुक्ति के लिए अधिकृत भी किया जा रहा है कि वे लोग इसके बाद जाएंगे, नियोजन विभाग के मार्गदर्शन में वहां पर कार्य करेंगे, अपनी ब्लॉक की टीम के साथ समन्वय बनाते हुए वहां कार्य करेंगे। जिले के अंदर सीडीओ, क्योंकि केवल 34 जनपदों में ये 100 विकासखंड आए हैं, वहां के सीडीओ को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। बीडीओ और उनकी पूरी टीम के साथ उन्हें काम करना है, और उस कार्य के परिणाम को प्रतिदिन अपलोड करते हुए नियोजन विभाग के डैशबोर्ड के माध्यम से करना। डैशबोर्ड का हम प्रतिदिन अवलोकन कर सकते हैं कि कहां पे क्या प्रोग्रेस है, और उस प्रोग्रेस के आधार पर फिर रैंकिंग होगी, कौन किस विकास खंड की क्या रैंकिंग है, उसमें क्या सुधार हुआ है, और फिर नीति आयोग की तर्ज पर उन्हें इंसेंटिव देने की कार्रवाई भी हम उन विकास खंडों को अतिरिक्त भी देंगे कि उन्होंने ये काम किया, उसके लिए हम एक सहयोग करने जा रहे हैं, इसमें करने एक सहयोग करने जा रहे हैं। इस दिशा में हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। इसमें कुछ चीजें हैं जिस पर, एक तो जो 100 फेलोज हैं, इनसे सबसे मैं कहूंगा उनके लिए शोध का एक अवसर भी है। ये ग्रामीण विकास में शोध का एक अवसर, पूरा एक विकास खंड उनके लिए कार्य करने के लिए मिलेगा। ग्रामीण विकास के लिए इससे अच्छा मॉडल आपके पास नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी का राज्य, आप सब जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को हम साकार कर सकते हैं, और उन्हें साकार करने के लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसी कालखंड में भारत की अर्थव्यवस्था के आधार हुआ करती थी। आज भी आप देखते होंगे गांवों में हर तबके का व्यक्ति है, जाति अलग हो सकती है, मत और मजहब अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन पूरा गांव एक परिवार की भांति काम करता हुआ दिखाई देता है। यह आवश्यक नहीं कि किसी के पास जमीन है और किसी के पास नहीं है तो हम इसकी जमीन को बांट के उसको दे दें, नहीं, इसके पास जमीन है तो दूसरे के पास स्किल है, ये दोनों मिलकर के काम करते थे, परिणाम सामने आता था। गांव में कोई खेती कर रहा है तो कोई बाजार के साथ जुड़ा हुआ है, बीज से बाजार तक की व्यवस्था एक ग्राम पंचायत स्वयं उपलब्ध करवाती थी। गांव में गांव की व्यवस्था हर एक के साथ जुड़ी हुई थी। गांव का पुरोहित भी है,
तो गांव का नाऊ भी है, गांव का कारपेंटर भी है, गांव का बढ़ई है, गांव का राजमिस्त्री है, गांव का ये सब कुछ है। और पूरा गांव अपने आप में आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित होकर के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त प्रदान करता था। किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं थी। यही थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना। उस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए ही हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी यूनिक योजना प्रारंभ की। ये जनपद स्तर पर है। इसको हम कुछ दिनों में इसके विस्तार की कार्य योजना को भी लेकर के आगे कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा, जो 100 सीएम फेलोज आज शोधार्थी के रूप में उन विकास खंडों में तैनात हो रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि वहां पर जाकर के उनको कुछ कार्य करने होंगे। और अपना देखिए, हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? हम अपने कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते, डाटा को कलेक्ट नहीं कर पाते। और जब हमारे पास डाटा नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई हमारी कायदे से नहीं होती है, तो फिर हम उस पर कोई अच्छा शोध पेपर भी तैयार नहीं कर पाते। मैं आपको बताऊं, अभी हम लोगों ने मंत्री समूह अपने गठित किए। वे मंत्री समूह जगह जगह जा रहे हैं। वे नियमित रूप से रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करवाते हैं। 75 जनपद थे, तो मैंने 25 जनपद स्वयं ले, 25 जनपद केशव प्रसाद मौर्य जी को, 25 जनपद श्री ब्रजेश पाठक जी को दिए कि भाई हम लोग भी विजिट करें और देखें मंत्री समूह के कार्य के साथ साथ वहां पर कार्य की गति को कैसे तेज किया जा सकता है। उसके परिणाम अच्छे आए, लेकिन परिणाम के साथ साथ हम अपनी रिपोर्ट को कैसे डॉक्यूमेंटेशन के रूप में कर सकते हैं। मैंने देखा, मेरे पास 25 जनपदों की पूरी एक थीसिस श्री ब्रजेश पाठक जी ने प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इन जनपदों में गया था और इन जनपदों को इस रूप में हमने वो करके बैठक ली, अलग अलग ग्रुप के साथ कैसे हम बैठे, उसके परिणाम कैसे सामने आए। अपने आप में इतनी मोटी थीसिस तैयार हो गई। वो अपने आप में एक डॉक्यूमेंटेशन है। उस पर अगर वो लिखना चाहेंगे, अपने आप में एक बहुत अच्छी पुस्तक लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम समाज से ले रहे हैं और एक अवसर होगा आपके पास कार्य करने का। मैं जब बार बार कहता हूं, हो सकता मेरी बात को बहुत सारे लोग बुरा मानते होंगे, मैं जब बार बार कहता हूं कि वे शिक्षकों को पठन पाठन के अलावा उनको गांव की जनगणना के साथ साथ मतदाता सूची के कार्य के साथ जरूर जाना चाहिए। उसने गांव की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की पूरी जानकारी हो पाती है। वो शिक्षा क्या जो हमें केवल सैद्धांतिक जानकारी तक, अक्षर ज्ञान तक सीमित रखे। अगर व्यवहारिक जानकारी न दे सकते तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं जीवन में। व्यवहारिक जानकारी, जिस गांव में हम लोग जा रहे हैं, उन गांवों में जाकर के जहां हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें जानकारी तो होनी चाहिए इस गांव में कितने परिवार रहते हैं, किन किन परिवारों की आर्थिक स्थिति क्या है, कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, कितने लोग कृषि के साथ जुड़े हुए हैं, कितने लोग व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं, कितने लोग स्ट्रीट वेंडर हैं, कितने लोग श्रमिक हैं, कितने पशुपालक हैं, कितने लोग किस किस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। ये जानकारी तभी होगी जब हम डोर टू डोर जाएंगे, एक एक घर का सर्वे करेंगे और जानकारी लेने के बाद फिर उस सर्वे को शासन को भी अवगत कराएंगे। है बहुत सारे ऐसे कथित विद्वान हैं जिन्होंने कहना शुरू कर दिया इन शिक्षकों से अब और दूसरा काम लेना ही नहीं है, अब इनको केवल विद्यालय में ले जाना है। और मुझे लगता है कि मैं उस दिन के आदेश को भी देखने वाला हूं जिस दिन वो ये कहेंगे कि कोई आवश्यकता नहीं, ये लोग घर से भी ऑनलाइन अपना पढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोरोना नहीं भी है तो क्या दिक्कत आ रही, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, कौन बात है, वो तो हो ही रहा है। उसमें भी कोई आदेश किसी दिन आ जाएगा, कोई उसमें भरोसा नहीं जी। लेकिन हम सबको व्यावहारिकता को जानना पड़ेगा और उसकी सच्चाई को भी जानना पड़ेगा और उस सच के तह में जाकर के हम लोगों को कार्य करना होगा। और इसलिए 100 जो शोधार्थियों को आज हम भेज रहे हैं, उनसे मैं एक आग्रह करूंगा कि अगला 2 साल 3 साल तक उन्हें उन विकास खंडों में कार्य करना पड़ेगा और कार्य करते हुए अपना परिणाम देना पड़ेगा। और
जब वहां पर जाएं तो एक अपना अच्छा शोध ग्रंथ भी लिखें ग्रामीण विकास पर, क्योंकि आप में से मैं देख रहा था ज्यादातर लोग पीएचडी हैं, एमटेक हैं, एमफिल हैं, और आपके लिए एक अवसर होगा क्योंकि आपका यह शोध ग्रंथ अपने आप में, देखिए, लिखने की सीखने में किसी भी उम्र में सीखने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई परहेज नहीं होना चाहिए। हमें हर दिन हर उम्र हमारे लिए सीखने की होती है, कुछ नयापन देने की होती है। भारत की परंपरा तो यही कहती है कि आनो भद्रा कर्तो यंतो विश्वत, यानी ज्ञान की परंपरा जहां से भी आ सकती है, ज्ञान की उस धारा के साथ हमें अपने आप को जोड़ना चाहिए, और ज्ञान की उस धारा के साथ जोड़ करके आप अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ दे सकते हैं। जो 100 सीएम फेलोज आज यहां पर हम भेज रहे हैं 100 विकास खंड के लिए, जो आकांक्षात्मक विकास खंड है, इन 100 विकास खंडों को हमें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाना है, सामान्य जनपदों से भी अच्छी श्रेणी में पहुंचाना है। हमारे विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्षगण भी हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वे सुनिश्चित करें कि इन 100 विकास खंडों में पूरा मैन पावर रहे, कहीं भी मैन पावर की कमी न हो। 100 विकास खंडों के जो सीएम फेलोज वहां जा रहे हैं, इनके लिए आवासीय व्यवस्था जिला प्रशासन उन विकास खंड मुख्यालयों पर करे और वहां पर एक सुरक्षित और अच्छा वातावरण उन लोगों को दें। उन्हें वहीं से फिर पूरे विकास खंड का भ्रमण विकास टीम के साथ और अकेले भी जाकर के करना होगा। इस बात की ट्रेनिंग उन्हें पिछले कुछ दिनों की ट्रेनिंग के दौरान दी गई होगी, और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त दे रहा हूं। मैं यहां चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं, नियुक्ति विभाग के हमारे अपर मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी गण भी हैं, कि जो 100 सीएम फेलोज होंगे एक नया प्रयोग होगा। इनमें से जो भी बाद में शासकीय सेवा में आना चाहेगा, इनको हम वेटेज देंगे, एक निश्चित वेटेज देने का काम भी करेंगे, और इनको मिलना भी चाहिए, क्योंकि तब तक इनके पास कार्य का एक अनुभव हो चुका होगा, और इनको शासकीय सेवा में फिर वेटेज, एज में रिलैक्सेशन, और साथ साथ इस कार्य का अगर इनकी अच्छी रैंकिंग है तो उसके लिए फिर हमें उनको उस व्यवस्था के साथ जोड़ने की कार्रवाई के लिए भी शासकीय सेवा में जब विज्ञापन निकलेंगे 2 साल 3 साल के बाद, तो उसमें एक वेटेज भी उनको देने की कार्रवाई के साथ ये प्रक्रिया अभी से जुड़नी चाहिए, जिससे आने वाले समय में इस प्रकार के फेलोज को हम प्रदेश के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकें। अभी तो हम ग्रामीण क्षेत्र में दे रहे हैं, अभी हमें नगर विकास के क्षेत्र में भी इस प्रकार का कार्य करना है। हमारे पास इस समय देश के अंदर सबसे बड़ा अर्बन बॉडीज हमारे पास हो चुकी है। अर्बन बॉडीज का मतलब यानी 763, और मेरा अनुमान है कि कुछ समय के बाद ये बढ़कर के 800 क्रॉस करेगा। लेकिन अभी भी वहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। हम इन नगर निकायों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे, जनता को बुनियादी सुविधाएं कैसे उपलब्ध करवाएंगे, ये इस दिशा हम उस पर कार्य करेंगे। मैंने औद्योगिक विकास विभाग को भी कहा है कि प्रदेश में निवेश के लिए भी कुछ फेलोज हमें रखने चाहिए, आईएम से जुड़े हुए हों, आईआईटी से जुड़े हुए हों, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हों, ऐसे 50 हो 100 हो, उनको हम जोड़ें और एक एक निवेशक के साथ उन्हें जोड़ें। निवेशक ने आवेदन किया, आवेदन उसका पर्याप्त है, फिर शेष कार्य हमारा फेलो यहां पे करेगा। उसको जब तक कि उसकी फैक्ट्री का भूमि पूजन का कार्य और उसका कार्य शुभारंभ न हो जाए, तब तक की निगरानी का काम और उसको अपडेट करने का काम और फेलो स्वयं ही करे। इस दिशा में औद्योगिक विकास को भी इस विभाग के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें निर्णय लेने की प्रकृति के साथ आगे बढ़ना होगा, अपनी यंग जनरेशन को आगे बढ़ के उसकी ऊर्जा का लाभ हमें लेना होगा। और जब भी हम इस कार्य को करेंगे, हमारी जो प्रतिभावान युवा शक्ति है, जो आज दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ दे रहा है, इसकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अगर उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा, उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में कोई देर नहीं लगेगी। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में हमें कोई देर नहीं लगेगी। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे इस विश्वास के साथ। मैं 100 जो सीएम फेलोज हैं, जिन्हें आज
100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में जाकर के अपने कौशल का परिचय देना है। उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो। और मेरा यह मानना है, कार्य करने की उम्मीद वहीं पे होती है जहां पर पहले न हुआ हो या जहां पर लोग कम विकसित हुआ हो। आपको उस कंपनी के दो उन एजेंट्स की जानकारी होगी जिनको कंपनी ने चयन तो किया, लेकिन चयन करने के बाद जब उनसे पूछा गया कि भाई आप कैसे कार्य करेंगे, भ्रमण करने के बाद उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था। 2 लोग थे, दोनों ने अलग अलग वक्तव्य दिए। एक ने कहा, जूता बनाने वाली कंपनी थी, तो उसने कहा साहब यहां पे जूता फैक्ट्री चल नहीं पाएगी। तो उन्होंने कहा क्यों? कहा साहब यहां कोई जूता पहनता ही नहीं है। दूसरे से पूछा गया, उसने कहा कि चयन एक का होना था। उसने कहा साहब यहां पे फैक्ट्री बहुत अच्छी चलेगी क्योंकि यहां किसी के पैर में जूता नहीं है, और जब हम बनाएंगे उसका प्रचार प्रसार करेंगे, हम उसको पहनने का अभ्यास करवाएंगे तो ये जूता खूब बिकेगा। और उस 2 सेकंड वाले का ही चयन हुआ जिसने कहा साहब यहां पे चलेगा क्योंकि यहां संभावना है, और वह संभावना आपके लिए अपने आप को, अपने कौशल को दिखाने का एक अवसर 100 विकास खंडों के अंदर 100 सीएम फेलोज को उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सभी के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन और बहुमूल्य सुझावों के लिए।